मॉर्निंग फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके पास जो मैं समाजशास्त्री संदर्भ में चर्चा करूंगा वो है संरचना सिद्धांत की। संरचना शब्द का जब प्रयोग होता है तो समाजशास्त्री ये जानने का प्रयास करता है कि वह जिस दुनिया से उसका वास्ता है या हमारा जिस दुनिया के साथ वास्ता है, जिसके हमें अनुभव हैं, उसके पीछे काम करने वाले की संरचना क्या है, उसे मतलब जिस समाज में हम रहते हैं उसको बनाने वाली संरचना क्या है। वैज्ञानिक संदर्भ में संरचना को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। वास्तव में देखा जाए तो जितने समाजशास्त्री हैं उनकी संरचना की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। समाजशास्त्री सिद्धांतों में प्रयुक्त अवधारणाओं को अगर सामान्य तौर पर हम देखें तो स्पष्ट हो जाएगा संरचना का प्रयोग बहुत ही साधारण और लचीले अर्थों में हुआ है। संरचना के पर्यायवाची रूप में समाजशास्त्रियों ने खुलकर सामाजिक व्यवस्था, संस्था और संगठनात्मक व्यवस्था का प्रयोग किया है। मतलब संरचना के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था, संस्था और संगठनात्मक व्यवस्था का भी प्रयोग किया है। टर्नर तो कहते हैं कि जितना अधिक हम संरचना को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, संरचना उतनी ही अधिक स्पष्ट होती जाती है। टर्नर का स्पष्ट कहना है, अर्थात संरचना शब्द अपने आप में एक ऐसा विशद शब्द है कि उसको हम जितना ज़्यादा परिभाषित करेंगे, जितना ज़्यादा डिफाइन करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो स्पष्ट होता जाता है। संरचना पे कई सिद्धांत हैं। संरचनावाद है, यूरोप का संरचनावाद है। आज आपके साथ मैं बात करूंगा यूरोप के ही एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने यूरोप के संरचनावाद को सांस्कृतिक संरचनावाद के रूप में देखने का प्रयास किया। ये हैं पियरे बोर्दियो। हम सभी जानते हैं कि यूरोप में संरचनावाद का जो नए स्वरूप में देखा गया उसमें दो नाम आते हैं, उसके प्रणेता हैं, एक रॉबर्ट बूथनोव और दूसरे पियरे बोर्दियो। आज आपके साथ में पियरे बोर्दियो के संरचनावाद की बात करूंगा। बोर्दियो कहते हैं संरचना को, उन्होंने संरचनावाद को जो जिसमें बहुत चर्चा हो रही थी उसको सांस्कृतिक संरचनावाद, कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया। उन्होंने उसको कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म, सांस्कृतिक संरचनावाद का नाम दिया। और वो कहते हैं आधुनिक समाज व्यवस्था, चाहे वो मानव शास्त्र हो या समाजशास्त्र या इसमें समाजशास्त्र में भी और मानव शास्त्र में भी आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत सांस्कृतिक संरचनावाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है सांस्कृतिक संरचनावाद का मानव शास्त्र पे भी और समाजशास्त्र पे भी। सांस्कृतिक संरचनावादी ने कई प्रकार के विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं और इसमें वास्तव में क्या सतह पे दिखने वाली घटनाओं के अंदर एक निश्चित संरचना बनी होती है, इसे हमें देखना होगा। वो कहते हैं हर समाज में सतही तौर पे जो घटनाएं दिखती हैं हमें, उनके अंदर की संरचना को हमें जानना होगा, तब हम उस घटना के कारण को, घटना की परिणाम को, घटना के घटकों को जान सकते हैं। और उसको उन्होंने एक संरचना के नियमों को एक कड़ी के रूप में हम जान सकते हैं कि कोई भी घटना या कोई भी संरचना के, जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की शहर से कितनी दूरी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की संरचना क्या है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की क्या संरचना है, छात्रों की, ये सारी चीज़ों को हम एक कड़ी के रूप में देखेंगे, समझेंगे। अर्थात अनुभाविक रूप से देखी जाने वाली घटना संरचना के तर्क के रूप में निर्मित, हम अनुभाविक रूप से जो देखते हैं जिन घटनाओं को, उनको भी संरचना के रूप में, तार्किक रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक और समाजशास्त्री हुए लेवी स्ट्रॉस, उन्होंने दुर्खीम के संरचना को, सिद्धांत को उन्होंने नकार दिया था। वो कहते हैं कि ये उल्टा था, इसको मैंने सिर के बल खड़ा किया है। वहीं सांस्कृतिक संरचनावादी जो हैं दुर्खीम से बहुत कुछ उधार लेते हैं। लेवी स्ट्रॉस की अंतर्दृष्टि, मतलब फ्रांस में जितनी भी समाज की परंपराओं को सांस्कृतिक संरचना से जोड़ा जाता है, इसमें दुर्खीम के साथ साथ लेवी स्ट्रॉस को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब बोर्दियो कहते हैं उनका समाजशास्त्र, जो बोर्दियो ने कई बार कहा अपने कई लेखों में, मेरा समाजशास्त्र का केंद्रीय आधार सामाजिक वर्ग है, सोशल क्लास है, और इन्हीं वर्गों के साथ जुड़े हुए सांस्कृतिक स्वरूपों, कल्चरल फॉर्म को अपने विश्लेषण का उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया। संक्षेप में अगर हम देखें तो बोर्दियो मार्क्स वेबर के सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। बोर्दियो के सिद्धांत जितने भी हैं, बोर्दियो का समाजशास्त्र अगर हम देखें तो उसमें मार्क्स का भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और वेबर के भी। वे मार्क्स के वस्तुनिष्ठ वर्ग की अवधारणा लेते हैं, मार्क्स के वस्तुनिष्ठ वर्ग की अवधारणा लेते हैं और वेबर के विश्लेषण के साथ उत्पादन के साधनों से जोड़ते हैं। मतलब
बोर्दियो ने वेबर का जो विश्लेषण है उसके साथ मार्क्स के व्यक्तिनिष्ठ वर्ग को वस्तुनिष्ठ वर्ग को लेके उत्पादन के साथ जोड़ा गया है, प्रोडक्शन ऑफ मोड के साथ जोड़ा है। अर्थात बोर्दियो ने मार्क्स और वेबर की सामाजिक संरचना को जोड़कर फ्रांस के संरचनावाद को विश्लेषित किया। द फ्रांस का जो संरचनावाद है उसमें उन्होंने दुर्कीम के द्वारा जो स्थापित था फ्रांस का संरचनावाद, उसमें उन्होंने मार्क्स और वेबर की अवधारणा को जोड़ के देखने का प्रयास किया। अब बोर्दियो ने कहा कि वर्ग है क्या। बोर्दियो कहते हैं वास्तव में वर्ग है क्या, क्लास, व्हाट इज क्लास। बोर्दियो ने पूंजी को एक 4 भागों में बांटा है। उन्होंने अपने सिद्धांत में पूंजी जो कैपिटल है उसको 4 भागों में बांटा। वो कहते हैं पूंजी 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट, इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक संपत्ति। इसमें वो सभी संपूर्ण संपत्ति आती हैं। इसके अंतर्गत इकोनॉमिक कैपिटल में उन्होंने सभी चीज़ों को लिया जिसके माध्यम से प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। पैसा, भौतिक वस्तुओं का, इससे हम वो करते हैं, सेवाएं लेते हैं, वस्तुएं का एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र करते हैं, विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, पैसा इसमें महत्वपूर्ण है। ये है आर्थिक संपत्ति, इकोनॉमिक कैपिटल। इसी इकोनॉमिक कैपिटल पे आज सारे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी रहती है। सेकंड मानते हैं वो सामाजिक संपत्ति, सोशल कैपिटल। इसमें उन सभी सामाजिक परिस्थितियों को बोर्दियो ने लिया है जिनके माध्यम से समूह के साथ व्यक्ति संपर्क करता है, एक सामाजिक जाल बनाने का काम करता है। एक सोशल नेटवर्क में सामाजिक संपत्ति हमारी एक उपयोगी होती है। सामाजिक संपत्ति सोशल नेटवर्क बनाती है। जैसे मेरे संबंध लोगों से कैसे हैं, जैसे अभी आपके साथ में यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे संबंध एक सोशल नेटवर्क बना। मेरे अध्ययन अध्यापन के माध्यम से ये मेरी सामाजिक संपत्ति है, सोशल कैपिटल है। मेरा अध्ययन अध्यापन का कार्य एक सोशल कैपिटल है। इसके माध्यम से मेरे छात्रों से, शिक्षकों से, कई लोगों से, समाज से, पत्रकारों से संबंध बने। तीसरी संपत्ति बोलते हैं सांस्कृतिक संपत्ति, कल्चरल कैपिटल। इसमें कुशलता आती है, शिष्टाचार होता है, भाषा संबंधी पद्धति आती है, शैक्षणिक क्षमताएं, जीवन शैली आती है। ये कल्चरल सांस्कृतिक संपत्ति है। जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश की संस्कृति अलग है, महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है, लोगों का बोलचाल व्यवहार अलग है। साउथ की संपत्ति अलग है। डोसा इडली अब सिर्फ तमिलनाडु की संपत्ति नहीं रही, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में आ गई। गुजरात का खान पान का व्यवहार जो था, ढोकला, ढमन, थेपला, ये पूरे उसमें चल रहा है। जबलपुर का पोहा, जलेबी पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। ये हमारी सांस्कृतिक संपत्ति जिसको हम एक स्थान से दूसरे लोगों में संबंधों के आधार पर विवेचित करते हैं। एक चौथी संपत्ति बोर्दियो ने बताई, सिंबॉलिक कैपिटल, प्रतीकात्मक संपत्ति। उपरोक्त जो पहली 3 संपत्तियां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इनको तीनों प्रकार की पूंजी को वैधता देने के लिए हम प्रतीकों का काम देते हैं। ये प्रतीक जो सिंबल है हमारे, ये इन तीनों का आपने देखा होगा ना, राज्यपाल, उस राज्यपाल का गाड़ी में भारत सरकार का चिन्ह रहता है। IAS अफसर, IPS अफसर, कुलपति, ये सब प्रतीक के माध्यम से रहते हैं। विश्वविद्यालय का अपना एक प्रतीक है, विश्वविद्यालय का अपना प्रतीक है, मोनो रहता है। ये सारी उनकी संपत्ति आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपत्ति तीनों को हाईलाइट करता है, उनको प्रसिद्ध करता है। संपत्ति के इन चारों प्रकारों के आधार पे बोर्दियो ने वर्ग की अवधारणा स्पष्ट की। बोले इन 4 के आधार पे संपत्ति के 4 प्रकार से हमें वर्ग को देखना चाहिए। और उसमें कहा कि सभी वर्गों में संपत्ति के उपरोक्त कम या ज़्यादा रूप हमेशा पाए जाते हैं। बोले समाज के जितने भी वर्ग हैं उनमें ये चारों संपत्तियां मिलेंगी, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अर्थात किसी के पास जो उन्होंने कहा ये प्रबुद्ध वर्ग है, डोमिनेट क्लास में जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग होता है, डोमिनेट क्लास होता है, उसके पास आर्थिक संपत्ति, पैसा भी बहुत होता है, सामाजिक संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी बहुत होती है, सांस्कृतिक रूप से उसकी पहचान होती है और सिंबॉलिक रूप से वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। जो मध्यम वर्ग होता है उसके पास संपत्ति का स्वामित्व अपेक्षाकृत रूप से प्रबुद्ध वर्ग से कुछ कम होता है और निम्न वर्ग के पास संपत्ति के स्रोत न्यूनतम हो जाते हैं। तो ऐसे तीनों वर्गों को उन्हें संपत्ति 4 संपत्तियों के आधार पर विभाजित किया उन्हें कि किस प्रकार से तीनों तो वर्ग हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और वो कहते हैं इससे प्रबुद्ध वर्ग में कुछ द्वंद्व समूह होते हैं। बोले संभव है कि प्रबुद्ध वर्ग जो है उसमें कुछ फ्रैक्शन होंगे, द्वंद्व समूह होंगे जिनके पास संपत्ति कम होती है। प्रबुद्ध वर्ग में भी 2 वर्ग हो गए, एक अधिक संपत्ति वाला और एक कम। तो जिसके पास संपत्ति कम होती है वो द्वंद्व करता है कि मेरे पास अधिक हो जाए।
तो ये उन्हें वर्ग का जो विश्लेषण था उन्होंने संपत्ति के आधार पे किया। वहीं बोर्दियो आगे कहते हैं वर्ग और संपत्ति का विश्लेषण करने में उन्होंने कहा कि सामाजिक स्थितिगत सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में वर्गों की ये गैर बराबरी स्पष्ट दिखाई देती है। बोले किसी भी समाज में आप देखेंगे वर्गों की ये जो गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत हमको स्पष्ट दिखाई देती है। तीन में से प्रत्येक वर्ग अपनी सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संस्कृति के कारण एक समान संस्कृति को पैदा करता है। हर वर्ग में आप देखिए एक समान कल्चर पैदा हो जाता है। उसे बोर्दियो ने कहा है वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर। बोर्दियो के अनुसार ये वर्ग संस्कृति एक आश्रित चर है जो लोगों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। जैसे गंदी बस्ती में रहने वाले लोग हैं जो, उनका अपना एक अलग कल्चर है। अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों का अपना एक अलग कल्चर मिलेगा। बिल्डिंग्स में रहने वालों को अपना अलग कल्चर मिलेगा। गांव के जो निवास है उनमें अलग। तो ये अलग अलग प्रकार से कल्चर क्रिएट होते हैं। इसको उन्हें वर्ग संस्कृति या क्लास कल्चर कहा है। बोर्दियो ने एक और कहा है कि वो बोर्दियो की जो अगर सिद्धांतों को अपन देखें तो उसमें हम देखते हैं प्रत्येक वर्ग की सांस्कृतिक विशिष्टता को उन्हें निकालने का प्रयास करा। जैसे गंदी बस्ती का अध्ययन करेंगे तो उसमें से उसकी सांस्कृतिक विशिष्टता, कल्चरल स्पेसिफिकेशन निकालेंगे। कॉलेज का अध्ययन करेंगे, स्कूल कॉलेज का विश्वविद्यालय उसमें से सांस्कृतिक विशिष्टता। गांव का अध्ययन करेंगे तो उसमें से सांस्कृतिक, छात्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें से सांस्कृतिक विशिष्टता। तो अलग अलग प्रकार से मजदूर संघों से उनकी अपनी विशिष्टता निकालते हैं। अर्थात एक ही वर्ग के लोग समान विचारधारा, अनुभूतियों, व्यवहार के भागीदार होते हैं। इस आधार पर बोर्दियो कहते हैं कि जब भी हम किसी एक वर्ग को देखते हैं तो उसकी समान विचारधारा मिलेगी, अनुभूति उनकी समान होगी, व्यवहार के वो समान होता, मतलब सब एक भागीदारी होती है उनमें। वर्ग के इन लोगों में जो समान व्यवहार पाया जाता है, बोर्दियो ने से हैबिट्स कहा है उसको। उन्होंने उनका एक सिद्धांत है हैबिट्स, थ्योरी ऑफ हैबिट्स, यानी सामूहिक अचेतना, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का सिद्धांत। उनका सामूहिक अचेतना का सिद्धांत कहते हैं। ये सामूहिक अचेतना ही एक निश्चित वर्ग के लोगों की भाषा, वेशभूषा, शिष्टाचार आदि निर्धारित करती है, निश्चित करती है। इससे बोर्दियो का कहना है जो हैबिट्स होती हैं, हमारे व्यवहार होते हैं, वो वास्तव में सांस्कृतिक कल्चर है, क्लास कल्चर है, सांस्कृतिक वर्ग है, वर्ग संस्कृति के आधार पर निर्मित होते हैं। बोले समाज के अंतर्गत हर वर्ग जो होता है उसके एक समान विचारधारा होता है, समान अनुभूति होती है और सामूहिक व्यवहार होता है। सब एक समान व्यवहार के, अनुभूति के, विचारधारा के भागीदार होते हैं। इसी के आधार पर वो अपनी सामूहिक अचेतना, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस स्थापित करते हैं। ये सामूहिक अचेतना ही निश्चित वर्ग के लोगों की भाषा, वेशभूषा, शिष्टाचार निश्चित करती है। जैसे आपने छात्र संगठन देखे होंगे, हर छात्र संगठन के अपनी अलग, जब छात्रों के संगठन को देखते हैं आप समझ जाते हैं उनकी विचारधारा हमेशा तोड़ फोड़, उत्पाद, संघर्ष के खिलाफ आंदोलन करना, फीस वृद्धि, चुनाव कराना, ये सारी चीज़ें उनकी विचारधारा सबकी अलग अलग होंगे। कई प्रकार के छात्र संगठन होंगे लेकिन सबकी विचारधारा एक होगी, उनमें अनुभूति एक सी होती है, वो तत्काल में आक्रोशित हो जाते हैं। व्यवहार उनके एक से रहते हैं कि हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो कोई भी छात्र संगठन हो, तो यहाँ पे वो कहता है कि प्रबुद्ध वर्ग का रुझान स्वतंत्रता और विलासिता होती है। उन्हें समाज के अलग अलग वर्गों की जो बात की है, उनके जो हैबिट्स की बात की, बोले जो प्रबुद्ध वर्ग रहता है वो हमेशा फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्र व्यवहार करता है और विलासिता, खर्च की ओर, भोग की ओर उसका ज़्यादा रुझान होता है। जो भी प्रबुद्ध वर्ग में आता है वो उसके व्यवहार, उसके क्रियाकलाप, उसके रहन सहन, उसकी सारी गतिविधियाँ फ्रीडम वाली होती हैं, स्वतंत्रता वाली होती हैं और विलासिता, उपभोग वाली होती है। वहीं निम्न वर्ग को जब आप देखेंगे तो उसके व्यवहार, उसकी अनुभूति और उसके विचारधारा जो रहती है उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रहती है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, अगर हम अपने पास ज़्यादा सामाजिक संपत्ति बनाएंगे, सांस्कृतिक संपत्ति बनाएंगे, प्रतीकात्मक संस्कृति बनाएंगे, आर्थिक संपत्ति अगर हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे तो हमारे पास रहने का समस्या, हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा। इसलिए आप देखें निम्न वर्ग के लोग समान विचारधारा रखते हैं, उनकी एक अनुभूति होती है और समान व्यवहार, वो किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कोई संकोच, उनमें फ्रीडम की बात नहीं रहती, वो ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मांगते। वो ये मांगते हैं कि मेरा जीवन व्यवहार चलता रहे, मेरा अस्तित्व बना रहे, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी प्रकार का काम कर लेते हैं। ये निम्न वर्ग का सिद्धांत है। वो प्रबुद्ध वर्ग का स्वतंत्रता और विलासिता होती है, निम्न वर्ग में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विलासिता से अलग होता है। मूलतः अगर हम देखें बोर्दियो पे के जो संरचनावाद है उसमें पेरिस के संरचनावाद का प्रभाव अधिक है।
बोर्दियो का जो सिद्धांत है संरचनावाद का, उसमें पेरिस के संरचनावाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उन्होंने वर्ग संघर्ष पर एक ऐसा अवधारणात्मक मॉडल दिया है जिसमें मार्क्स, वेबर और दुर्खीम तीनों के समाज साथ सम्मिलित। बोर्दियो के संरचनावाद को अगर अपन देखें, उसको एक कंसेप्चुअल मॉडल को अगर देखें, तो जो मॉडल उनका आता है उस मॉडल में आपको मार्क्स भी देखने को मिलेगा, वेबर भी देखने को मिलेगा और दुर्खीम भी देखने को मिलेगा। अतः तीनों प्रख्यात समाजशास्त्री जो हैं हमारे, उन तीनों के समाजशास्त्र इसमें सम्मिलित हैं। बोर्दियो ने व्यक्ति के वर्ग जनित व्यवहार की भी चर्चा की है। उनके सिद्धांत में व्यक्ति के वर्ग जनित व्यवहार की भी चर्चा है और कहते हैं किसी तरह का विश्लेषण उन्होंने नहीं दिया, लेकिन चर्चा जरूर की है। वो कहते हैं व्यक्ति की वर्ग में जो स्थिति होती है, एक क्लास में व्यक्ति की जो स्टेटस होती है, जो स्थिति होती है, वही उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। जैसे एक प्राध्यापक की वर्ग में, अपने सामाजिक वर्ग में एक स्थिति है, तो आप देखेंगे उसका व्यवहार अलग होता है। वो उतना फ्रीडम नहीं रहता है, नाच गा नहीं सकता है, उसको बहुत संयम के साथ रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान से जूझता रहता है। उसको एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि वो प्राध्यापक है। वहीं एक व्यापारी है, उसका अपना एक अलग स्थिति है। व्यापारी तो हमेशा नफा नुकसान देखता है, वो देखता है किस चीज में उसको फायदा हो रहा है, किस में नुकसान हो रहा है, तो नुकसान वाले काम से बचने का प्रयास करता है इसलिए आप देखिए उसका व्यवहार आपको अलग मिलेगा। वो उसके व्यवहार में, व्यापारी के व्यवहार में आपको हमेशा ये लगता है कि ये प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। उसकी हर गतिविधियां आपके साथ वो देखती हैं, वो आपसे संबंध भी वैसे ही बनाता है, किन संबंधों से हमको फायदा होगा और किन से नुकसान। जिनसे नुकसान होता है उनसे दूरियां रख लेता है, जिनसे फायदा है उनके करीब जाता है, उनसे संबंध बनाता है। लेकिन प्राध्यापक नफा और नुकसान नहीं देखता। प्राध्यापक का व्यवहार अपने सारे विद्यार्थी और समाज की सेवा करना, उनकी समस्याओं का निदान करना, उनको ज्ञान देना है। इसलिए वो ये नहीं देखता है कि गरीब का बच्चा है, इसको मैं पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा फायदा होगा, अमीर के बच्चे को पढ़ाऊंगा ज़्यादा फायदा, इससे नुकसान होगा, ये कुछ भी नहीं। वो एक समान व्यवहार के तहत, अपना समान स्थिति के तहत, चूंकि उसकी स्थिति प्राध्यापक की है, वैसा व्यवहार करता है। तो बोर्दियो कहते हैं व्यक्ति की वर्ग में जो स्थिति होती है उसी के अनुसार उसका व्यवहार भी निर्धारित होता है। और इसीलिए यूरोप के संरचनावाद में बोर्दियो का जो सांस्कृतिक संरचनावाद है, इसको एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखिए गया। बाद में इसको और विकसित किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जो संरचनावाद की बात की थी बोर्दियो ने, इसने संरचनावाद में वो सांस्कृतिक संरचनावाद को बात करते हैं, हैबिट्स की बात करते हैं। हैबिट्स का सिद्धांत भी है जिसको हम आगे देखेंगे। तो यूरोप में जो संरचनावाद की कड़ी चली हुई थी संरचनावाद की, इसमें लेवी स्ट्रॉस का भी है। लेवी स्ट्रॉस की अपनी अलग थ्योरी है। लेवी स्ट्रॉस ने क्या करा था, क्लासिकल पुस्तक थी लेवी स्ट्रॉस की, 1949 में आई थी, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। उसमें उन्होंने चचेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह की चर्चा की है। वो कहते हैं इस समाज में सुदृढ़ता की चर्चा करते हैं और भाषा विज्ञान द्वारा सामाजिक संरचना का विश्लेषण करने की बात लेवी स्ट्रॉस ने की। उसी के बाद पेरे बोर्दियो आए। पेरे बोर्दियो ने संरचनावाद को वर्ग के आधार पर देखा, सामाजिक संपत्ति के आधार पर देखा। संपत्ति के 4 प्रकार उन्होंने बताए और कहा कि सांस्कृतिक संघर्ष की बात करते हैं। बोले समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक स्वरूप अलग अलग होते हैं, उनमें संघर्ष होता है, वर्ग होता है। वर्गों को उन्हें 4 भागों में बांटा है कि आर्थिक संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है, सांस्कृतिक संपत्ति और प्रतीकात्मक संपत्ति। इसके आधार पे वर्गों का निर्धारण होता है, समाज का संचालन होता है। और इसीलिए उन्होंने कहा जहाँ जहाँ वर्ग में ये संपत्ति कम होती है वहाँ ज़्यादा संघर्ष होता है, जहाँ वर्ग में ये संपत्तियाँ अधिक होती हैं वहाँ संघर्ष की प्रत्याशा कम हो जाती है। तो ये उन्होंने वर्ग और संपत्ति का विश्लेषण किया। वर्ग में हम संक्षिप्त में अगर देखें जाएं तो बोर्दियो का जो विश्लेषण है संरचनावाद का, वो वर्ग पे आधारित है। वर्ग के आधार पर उन्हें 4 प्रकार की संपत्तियां बताई हैं, आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति और प्रतीकात्मक संपत्ति। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जो वर्ग होते हैं, वर्ग ही लोगों की विचारधारा, अनुभूति और व्यवहार को निश्चित करते हैं। मतलब वर्ग मेन कंपोनेंट होता है जो व्यक्ति की विचारधारा, अनुभूति और व्यवहार को निर्धारित करता है। और इसी के आधार देखिए आप हर वर्ग में जितने भी होते हैं, वर्ग में लोगों में एक समान व्यवहार पाया जाता है। निम्न वर्ग में एक समान व्यवहार होगा, उच्च वर्ग में एक समान व्यवहार होगा। आप देखें गंदी बस्ती वाले लोगों का जितने भी हैं उनका एक समान व्यवहार होता है, अपार्टमेंट्स में रहने वालों का एक समान व्यवहार होता है। इससे उसने हैबिट्स की बात की है।
इसे वो कहते हैं जो समान व्यवहारिक हैबिट्स कहलाता है। ये सामूहिक अवचेतना है, कलेक्टिव अनकॉन्सिनेंस है, और सामूहिक अवचेतना ही एक निश्चित वर्ग के लोगों की भाषा, वेशभूषा, शिष्टाचार को निश्चित करती है। तो ये आज हमने आपसे चर्चा की बोर्दियो के, पियरे बोर्दियो के सांस्कृतिक संरचनावाद की। यूरोप में इसने काफ़ी धूम मचाई थी, इस पर काफ़ी अध्ययन करने की जरूरत है। ये है पियरे बोर्दियो का सांस्कृतिक संरचनावाद।